हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज से जो है एसएससी जेई के बच्चों के लिए मैं एक्चुअली न्यू इनिशिएटिव लेकर आ रही हूँ। इसमें जो है आप अगर बताओ मुझे कि किस तरह से होगा। मेरा ऐसा मानना है कि 2016 से हम जो है सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मतलब लाइक असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप चाहते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, मतलब लाइक कि सपोज अभी 2021 में हमारा पेपर होगा मार्च में, ओके। तो हमेशा जब भी आपका पेपर अभी अगर आप अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो हमेशा 2020 उसके एक साल पीछे का पेपर देखना है और उसके 4 साल पीछे के पेपर्स देखते रहना है। जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ अच्छे से। जैसे अभी 2021 में आपका टारगेट है, आपको जो है इसको, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो जैसे कि मैं बता रही थी, अभी 2021 में मार्च में हमारा पेपर होगा। तो जब भी आपको किसी भी साल में पेपर देना है, कोई भी पेपर हो, ठीक है, कोई भी पेपर हो, उसका पिछले साल का पेपर देख लेना है। जैसे 2020 का पेपर आपको देख लेना है और 2020 छोड़ के 2019 का बीच का छोड़ देना है आपको, और 2018, 17, 16, 15 ऐसे देखना है। क्यों? क्योंकि जो बीच का साल होता है उससे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, या फिर प्रीवियस ईयर का जब हम देखते हैं तो हमेशा इस तरह से करना चाहिए। जब भी क्वेश्चन भी आप अगर सॉल्व करते हो, सपोज 100 क्वेश्चन है, लाइक इस तरह से किसी पेज पे 100 क्वेश्चन है, ओके, लेट मी शो यू समथिंग। जैसे 100 क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो तो ऐसे मत करना कि एक लाइन से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा या करूंगी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया तो सेकंड किया फिर थर्ड किया, नहीं, ऐसे मत करना कभी भी। इससे क्या होगा, आप बोर हो जाओगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने दिमाग को काइंड ऑफ जो एनर्जी चाहिए, या फिर उसको अच्छा लगना चाहिए, ठीक है, और आपको भी अच्छा लगना चाहिए पढ़ाई करते समय। तो क्या करना है, हमेशा एक तो इवन फॉर्मेट शुरू करना या फिर ऑड फॉर्मेट शुरू करना। तो टॉपर लोग ये बताते नहीं है, टॉपर लोग इसी तरह से जो है एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। तो कैसे होता है ना, सपोज आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया एंड 2 नंबर का नहीं आया, तो आप डिमोटिवेट फील करते हो, फिर 3 नंबर पे आप नहीं जाते हो इस तरह से, या फिर 3 नंबर का कर लिया 4 नंबर का नहीं करते हो, तो काइंड ऑफ दिस थिंग। तो हमेशा इवन फॉर्मेट से शुरू करो। मुझे इवन पसंद है, इवन ऑड व्हाटएवर, इट्स योर चॉइस, ओके, इट्स अप टू यू। तो देखो, 3 नंबर का किया अगर, तो 5 नंबर का करना है, फिर 7 नंबर का करना है, ऐसे। तो 1 नंबर का हमने जो है उसको स्किप किया, 2 नंबर का स्किप किया। अब ये जो हमने स्किप कर रखा है आज के दिन, हम वो कब करेंगे, कल करेंगे। तो इस तरह से आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, और मैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपको एमसीक्यू सॉल्व करके दूंगी, गारंटी है मेरी, ठीक है। एक्चुअली मुझे ना कोल्ड हो चुका है, एंड कोल्ड जैसा जुकाम आने के बाद किस तरह से वॉइस अजीब सी हो जाती है, इसलिए मैं डर कर जो है 4-5 दिन से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मेरा वॉइस, इसीलिए। बट अभी फिलहाल मैं ठीक फील कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि बस अब बहुत हो गया, बच्चों का एग्जाम है एंड आई हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। क्योंकि अगर मैं ही अच्छे से आपको प्रिपरेशन नहीं करा के दूंगी तो आप किस तरह से प्रिपेयर करोगे, क्योंकि आप लोगों को इतना पता होता नहीं है, ठीक है। तो एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया। अब जो है मैंने 2016 का पेपर है, ये एक्चुअली 2016 का पेपर डिस्कस कर रही हूँ मैं। बट आप जब मुझे कहोगे कि मैम आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में बता दो कमेंट सेक्शन में, मैं उस तरह से जो है एक डिस्कस करूंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ही वाज आल्सो अ रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन। ठीक है, तो कौन है। देखो, नोबेल प्राइज का मैं आपको बताती हूँ, कभी भी जब आप नोबेल प्राइज है जीके की बुक से, ठीक, जीके की बुक से या मेरी भी बुक अगर आपने खरीद रखी होगी, तो उससे जब आप पढ़ाई करोगे ना, तो 13 या 13-14 ही, आई थिंक 13 या 14 ही रेसिपिएंट है जो हमारे नोबेल जिनको मिला है इंडियन ओरिजिन, या फिर इंडियन अगर आप कहोगे तो उसमें आपको सारे के सारे उनके नाम याद करने हैं, कौन से फील्ड में मिला है, किस साल मिला है, ये आपको याद करना ही होगा। आप बोलोगे मैम हमने नाम याद कर लिए तो सफिशिएंट नहीं होगा क्या, क्या हमें उनका ईयर भी याद करना होगा? हाँ, जरूर याद करना होगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर आपके पर्सपेक्टिव से या आपके नजरिए से क्वेश्चन सेट नहीं करता। उसे तो जब वो क्वेश्चन पढ़ता है या फिर वो क्वेश्चन बनाता है तो उसे खुशी होती है, उसे प्राउड फील होता है कि भाई हमारे इंडियन लोगों को इस तरह से जो है नोबेल प्राइज मिला है, इतना रिनाउंड अवार्ड मिला है। तो वो बंदा तो क्या करेगा, कोई भी ईयर वगैरह दे देगा, ईयर में पूछ लेगा। अब अगर इसी का आंसर क्या है, हरगोविंद खुराना जी को। अब हरगोविंद खुराना जी को कब मिला था अगर ये पूछ लिया तो 1968। इसीलिए मैं बता रही हूँ, जब भी आप किसी भी जीके के बुक से, पीडीएफ से, किसी से भी पढ़ो, तो जब भी नोबेल प्राइज का पढ़ो ना,
अभी तक तो सिर्फ 2014 लास्ट हमें मिला था कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज। तो वो भी किसके साथ, वो भी पूछता है मलाला यूसुफजई के साथ भी, वो भी क्वेश्चन पूछता है। और फिर क्या पूछता है, उसके आगे भी बढ़कर पूछ लेता है मलाला यूसुफजई की नेशनलिटी क्या है। मतलब लाइक कि कुछ भी पूछ सकता है। तो ये नोबेल प्राइज जो हो जाता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 रखा है, क्योंकि मैं बताना चाहती थी कि आपको नोबेल प्राइज से क्या पढ़ना है। पूरी जो है मैंने मेरे पीडीएफ में दे रखा है, अगर आप चाहो तो पीडीएफ खरीद लेना। अदरवाइज अगर आपके पास जीके की बुक है तो उसमें भी लिस्ट दे दी होगी उन्होंने, तो उस लिस्ट को पूरा याद कर लो। आज का काम यही है आपका, पूरे उसको लिस्ट को याद कर लेना है एंड उनका ईयर और किस क्षेत्र में मिला है। ठीक है, किस क्षेत्र में मिला है इतना याद कर लो, बस दैट्स इट। 1 मार्क पक्का है आपका। मतलब अभी अगर आप आधा घंटा दोगे वो पूरी लिस्ट याद करने के लिए, तो आप जाके आगे कभी लाइफ में मुझे थैंक यू बोलोगे। क्यों? क्योंकि वो आधा घंटा आपको हमेशा 1 मार्क गारंटेड मिला कर देगा। ठीक है, तो प्लीज अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो हरगोविंद खुराना इसका राइट आंसर। नेक्स्ट थिंग, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर अ प्लांट। अब माइक्रो एंड मैक्रो का मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा खुद का फंडा है। ऐसा मत बोलना कि मैम ये साइंटिफिक नहीं है फंडा एंड ऑल दैट। आई नो अबाउट इट, ओके, मुझे पता है। अब मैम आई नो, मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत कुछ पढ़ रखा है। फिर भी कुछ ऐसे अपने फंडे होते हैं, जब आप पढ़ोगे, बहुत ज्यादा पढ़ोगे, तो अपना आप ही आपको इस तरह से फंडे याद आ जाएंगे, या फिर अपनी ही कुछ ट्रिक आप बना लोगे। तो मेरा क्या फंडा है माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट का फॉर ट्री। ठीक है, जो चीज आपको समझ में आती है कि भाई साहब उस पेड़ को सबसे ज्यादा इस चीज की जरूरत है, वो लेता है ये चीज, तो फिर उसके लिए क्या हो गई, वो चीज मैक्रो हो गई। क्या हो गई? मैक्रो हो गई। और जो चीज उसको बहुत कम मात्रा में चाहिए, तो वो क्या हो गई? माइक्रो हो गई, है ना। तो अब मुझे बताना, इससे ऑप्शन से देख के, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयन, कार्बन, आपको क्या लगता है कि जो हमारा क्या कहते हैं उसे, ट्री है, प्लांट है, वो कौन सी चीज थोड़ा कम लेता होगा, कम खाता होगा? ऐसे ही समझ लो कि कम खाता होगा। अब आप सोचोगे हाइड्रोजन मैम, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि उसको वाटर की जरूरत है। तो H2O, तो हाइड्रोजन भी आ गया उसमें, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी आ गया, ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूल आ गया। तो ये क्या हो गए, उसके मैक्रो न्यूट्रिएंट हो गए, नॉट अ माइक्रो। ओके, नेक्स्ट थिंग फॉर आयन एंड कार्बन। अब आयन एंड कार्बन हमने 2 तो स्किप कर दिया, तो अब आयन एंड कार्बन का देखो क्या है। आप बोलोगे मैम कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड का वो इनटेक करता है, तो फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन देता है हमें। तो कार्बन भी क्या हुआ उसका, माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब बचा क्या? आयन, तो वो क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो और माइक्रो में बस इतना फर्क है, जब भी आपके शरीर के बारे में पूछा जाए ना कि माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर ह्यूमन बीइंग या माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर एनी एनिमल, तो आप बस थोड़ा दिमाग लगाना कि भाई हमें जब हम जब हम अनाज खाते हैं, तो हमें उससे क्या मिलता है? सीरियल्स। सीरियल्स का मतलब क्या है? विटामिन बी। विटामिन बी की प्रचुर मात्रा मिलती है। हम जब राइस भी खाते हैं, विटामिन B3, नियासिन होता है उसमें, विटामिन B12 होता है। विटामिन बी सारे अनाज में आपको मिल जाता है, इवन आप जो रोटी खाते हो उसमें मिल जाता है। सो मेनी थिंग्स आपको मिल जाते हैं। तो अभी आपको दिमाग से सोचना है कि भाई हमारा न्यूट्रिएंट क्या होता है, हम क्या ज्यादा इंटेक करते हैं और क्या कम इंटेक करते हैं, इस पे ही डिपेंड होता है ये। ठीक है, अगर आप सोचोगे कि मैम इससे अच्छा तो मैं पूरी लिस्ट याद कर लूं या कर लूंगा, गो फॉर इट, मैंने मना नहीं किया है, बट याद नहीं रहता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। अदरवाइज मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं बता चुकी हूँ कि नोबेल प्राइज का याद कर लो, क्योंकि सिर्फ 13 या 14 ही रेसिपिएंट है, उनका याद हो जाएगा। बट इतने सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो याद करते बैठोगे तो फिर बाकी टेक्निकल के लिए कैसे टाइम दोगे, है ना। तो सोच समझ के पढ़ाई करना है हमेशा। ओके, नेक्स्ट थिंग, Which festival is celebrated on the first day of उत्तरायण। तो देखो ये रिपीट होने का चांसेस है इस क्वेश्चन का। तो ओनम जो है, हम लोग ओनम ओनम तो देखो ओनम सेलिब्रेट करते हैं, पोंगल के साथ इसको कंफ्यूज मत कर देना। और जैसे आप अगर ऑप्शन भी पढ़ोगे ना, तो 2 से 3 ऑप्शन तो ऐसे ही आप एलिमिनेट कर दोगे, जैसे कि वट पूर्णिमा, नहीं ये नहीं होता है उत्तरायण के फर्स्ट डे पे। गुरु पूर्णिमा भी नहीं होता है। अल्टीमेटली मुझे लगता है ओनम एंड पोंगल में ही आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, तो ओनम इज द राइट आंसर। ओके, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट डाइड ऑन 5 दिसंबर 2016। तो ये पूछ लिया है इन्होंने, है ना। तो ये 2016 का करंट अफेयर था, इसीलिए इस तरह का पूछ लिया है। तो हाल फिलहाल अगर किसी बड़े नेता की डेथ हुई है, ठीक है, ऑब्ituary है किसी बड़े नेता की,
याद कर लो, 100% किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है वो। क्यों? क्योंकि अपकमिंग इतने सारे एग्जाम लाइनअप है, जैसे आईबी का है, एसएससी जेई है, एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, एंड मेनी मोर, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। बहुत सारे एग्जाम्स है और भी बहुत सारे एग्जाम आने वाले। पुणे मेट्रो का, मुंबई मेट्रो की अभी हाल फिलहाल वैकेंसीज आने वाली है, बीएमसी की वैकेंसीज आने वाली, बहुत सारे वैकेंसीज है, बस आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो ये तमिलनाडु की जो चीफ मिनिस्टर थी, उनकी डेथ हुई थी 5 दिसंबर 2016 में। The existence of isotopes was first suggested in 1913 by the radio chemist। अब देखो, इतना मतलब डीप में पूछ लिया है तो आपको एनसीईआरटीज पढ़ना है। देखो, एनसीईआरटीज को आपको अच्छे से पढ़ना है और किसी अच्छे टीचर से पढ़ लो। मैं भी थोड़े दिनों में जो है मेरा कोर्स लॉन्च करूंगी, लाइक पेड कोर्स होगा, वो मिनिमम प्राइस रखूंगी। अल्टीमेटली मेरा हमेशा यही गोल है, यही मोटो है कि इकोनॉमिक कंडीशन या मनी हमारे या आपके किसी के भी सक्सेस में काइंड ऑफ बैरियर ना बने। मैं हमेशा से यही कहती हूँ। और मेरा न्यू बुक भी लॉन्च होगा तो मैं बता दूंगी, उसका भी अनाउंसमेंट कर दूंगी। बट अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी मस्ट है। 10th की साइंस की एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर दो, ठीक है, पूरी कंप्लीट करो, अच्छे से पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो। कुछ समझ रहा है तो अच्छे से समझने की कोशिश करो, अदरवाइज एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन भी मिलता है यूट्यूब पे, वो देख लो। अपने मतलब लाइक हमारा काम बन जाना चाहिए, बाकी हम कितनी भी मेहनत करने के लिए रेडी है। बट स्मार्ट तरीके से मेहनत करो, ऐसे नहीं कि पूरी एनसीईआरटी ही पढ़ते बैठो, नहीं ऐसे नहीं होगा, टेक्निकल भी करना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या है? फ्रेडरिक सोडी, ठीक है। फ्रेडरिक सोडी ने 1930 में आइसोटोप के बारे में बताया था। तो ये क्वेश्चंस आपको तभी बनेंगे, फैक्चुअल चीजें है ना, तो ये क्वेश्चन कब बनेंगे? जब आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस गैस से मुझे ये क्वेश्चन मैंने चुन के क्वेश्चन रखे, ऐसे नहीं कि पूरे क्वेश्चन से मैं डिस्कस कर दूं। 2016 का आई थिंक सेकेंड शिफ्ट का पेपर है ये, 2016 5 मार्च का पेपर है आई थिंक सो। तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरे 50 के 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिस्कस करूँ जीए के, बिल्कुल नहीं, जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और वही एक टीचर ने डिस्कस करना चाहिए, ना कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करा के आपका टाइम वेस्ट करे। वो क्वेश्चन जो अगले साल आएंगे, इस साल आएंगे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं अभी के सिनेरियो के थ्रू, वो किसी को समझ में आता है? वो सिर्फ और सिर्फ टीचर लोगों को ही समझ में आता है। अब जैसे ग्रीन हाउस का मैंने क्यों रखा? क्योंकि इन्वायरमेंट इतना इंपॉर्टेंट बन चुका है, आईएएस में पूछा जा रहा है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एसएससी जेई के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या है, उनका ही तो छोटे छोटे जो उनके क्वेश्चन होते हैं 1995 के वगैरह क्वेश्चन, 2000 के क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चन हमें एसएससी जेई के प्री में मिलते हैं। तो ये भी समझ लो कि उनके जो जीके के क्वेश्चंस होते हैं या फिर जीए के क्वेश्चंस होते हैं वो हमें अभी मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहां पे, और इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है ही, इसलिए मैं इन्वायरमेंट भी पढ़ा दूंगी आपको अच्छे से, मैं बता दूंगी आगे कैसे पढ़ना है, कैसे लेना है, कुछ सब कुछ। बट अभी फिलहाल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इन्वायरमेंट का भी करना, पहला वीडियो है इसलिए मैं सब कुछ एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। ओके, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, ये कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। तो अर्गन जो है, अर्गन ये जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन या सीएफसी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी की सारी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। Ozone gas is continuously formed by the action of which type of waves on a molecular oxygen। तो जब ओजोन के बारे में हम पढ़ेंगे, O3 के बारे में, तो O3 बनता कैसे है? दो अलग अलग ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इकट्ठे कैसे आते हैं, फिर वो O3 कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो क्या होता है ना, O2 जो होता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यूवी रेडिएशन या यूवी जो रेज होती है उससे टकराते हैं, फिर वो अलग अलग हो जाते हैं। अब इस तरह से अलग अलग हो गए तो ये इन तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? O3 बनाते हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी आपको, डीपली इतना अच्छे से पढ़ाऊंगी कि आप यूपीएससी का जो प्री होता है हमारा आईएएस का, वहां पर भी इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस अगर आप लगाओगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, इतना अच्छे से पढ़ाऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। बट इन्वायरमेंट को छोड़कर जाना नहीं है, ऐसे मत सोचो कि सिर्फ 2 मार्क्स के लिए मैम पढ़ के जाने की जरूरत है। क्या सब कुछ जरूरत है, जीके गेम चेंजर बन रहा है। आप देखो इस बार का कट ऑफ बहुत हाई जाएगा क्योंकि बच्चों ने जीके में 45+ मार्क्स जो है सिक्योर किए। इवन दो नेगेटिव मार्किंग है हमारे एसएससी जेई में, फिर भी उन्होंने 45+ मार्क्स सिक्योर किए। कैसे किए होंगे?
उन्होंने अच्छे टीचर से पढ़ा है, अच्छे बुक्स फॉलो किए हैं, अच्छे से एमसीक्यूज फॉलो किए हैं, ठीक है। तो ओजोन जो है वो कंटिन्यूसली कैसे फॉर्म होता है, यूवी रेज की वजह से। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी या 4। नेक्स्ट थिंग, आईटीसी लिमिटेड इज अ हेडक्वार्टर इन, तो आईटीसी लिमिटेड जो है ये, आईटीसी के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगी आपको। ये 1910 में इस्टेब्लिश हुई थी, कहाँ पर, कोलकाता वेस्ट बंगाल। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल है। आईटीसी का पहले जो नाम था, इसका नाम था इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या था, इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बाद में 1970 में इसका नाम चेंज करके इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट कर दिया गया है, कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी। ये आईटीसी है। तो 100% इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है इस साल। आईटीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जो भी मेन ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे नाबार्ड का हेडक्वार्टर पूछ लिया मुंबई महाराष्ट्र, एसबीआई का हेडक्वार्टर पूछ लिया, या फिर बहुत ही बड़ी आरबीआई का हेडक्वार्टर पूछ लिया, नीति आयोग का हेडक्वार्टर पूछ लिया। तो इस तरह के जो बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है उसका आपको हेडक्वार्टर याद करना है। जो महारत्ना कंपनीज है उनका हेडक्वार्टर याद करना है। जो मिनी रत्ना कंपनीज है उनका भी आपको हेडक्वार्टर याद रखना है, क्योंकि आजकल जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है मिनी रत्ना कंपनी। जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसीलिए आपको वो याद करना है। तो आईटीसी कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1910 में। कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। तो इसका राइट आंसर क्या बनता है बच्चों, कोलकाता। ओके, मार्बल इज विच टाइप ऑफ रॉक पूछा गया है। देखो बच्चों, तो देखो ये इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, रॉक से क्वेश्चन बनते ही है, जैसे सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो रॉक होता है वो किससे बनता है, अल्टीमेटली लावा से बनता है। तो हम ये पढ़ेंगे, मैंने वैसे मेरी ज्योग्राफी की क्लासेस में बता रखा है। आपने अगर अभी तक ज्योग्राफी की क्लासेस नहीं कंप्लीट की है कर देना, क्योंकि ज्योग्राफी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। आपको जो भी अभी अपकमिंग अगर आपकी एनटीपीसी की भी एग्जाम होगी तो आपको वहाँ पर काम आ जाएगा। तो जो मार्बल है वो मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक क्यों, क्योंकि देखो ये लाइमस्टोन से बना हुआ होता है। लाइमस्टोन एक्चुअली क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है, लेकिन जब वो ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहता है, बहुत सालों तक, ऐसे लाखों सालों तक जो है प्रेशर हैंडल करता है हमारे ज़मीन का, और हीट मिलती है उसको, प्रेशर मिलता है, इसीलिए फिर वो कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट होके वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब क्या होता है, किसी अन्य रॉक का फॉर्मेट चेंज होकर कुछ जो है अलग रॉक बनना, ठीक है। इस तरह से आपको ये याद रखना है। तो मेटामॉर्फिक का मतलब जो अभी है फिलहाल उससे चेंज होके कुछ अच्छा बनना। तो जो हमारा मार्बल है वो सेडिमेंट्री रॉक से ही बना हुआ है। सेडिमेंट्री रॉक कौन सी, लाइमस्टोन। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक। जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है, जो हमारे अर्थ का क्रस्ट है वो आधा से ज्यादा किस चीज से बना हुआ है ये पूछा गया है, या फिर किस मिनरल से बना हुआ पूछा गया है। तो ये किससे बना हुआ है, फेल्डस्पार से बना हुआ है, ऑप्शन डी। क्योंकि देखो बच्चों, आपको अगर आपने सोचा कि मैम मैं ज्योग्राफी थोड़ा ऊपर ऊपर ही कर लूँ, या मैं ऐसे ऐसे सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम पढ़ लूँ तो हो जाएगा क्या। देखो हिमालयन जो हमारी पूरी फिजिकल ज्योग्राफी है वो तो पढ़ना आपको ज़रूरी है, उसी के साथ साथ अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, रॉक्स के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि देखो दो क्वेश्चंस तो रॉक से ही बन गए हैं ना, अर्थ के क्रस्ट से पढ़ना ज़रूरी है। तो इस तरह से पढ़ो। आपके पास अगर कोई बुक है अवेलेबल तो वहाँ से पढ़ो, अदरवाइज अगर आपके पास कोई बुक नहीं है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं एक न्यू वीडियो आपको अपलोड कर दूंगी जिसमें अभी फिलहाल 2021 के लिए आपको कौन से बुक्स लेनी है वो बता दूंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये फिर से आ गया थी। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रॉप्स इज सुटेबल फॉर ड्राई लैंड फार्मिंग। जो हमारी ड्राई लैंड होती है, जैसे कि राजस्थान में, अब राजस्थान में जो ड्राई है हमारी पूरी की पूरी लैंड, वहां पर किस तरह का हम क्रॉप उगा सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो रागी जो होती है, रागी वहीं पर उगाई जाती है मोस्टली। और अगर पूछा जाता है, देखो बहुत सारे जो हमारे क्रॉप्स है, इंपॉर्टेंट क्रॉप, जैसे कॉटन। अब कॉटन कहाँ कहाँ ज्यादा उगता है, जहाँ पर ब्लैक सॉइल हो,
जिसे रेगुर रेगुर मिट्टी कहा जाता है। तो जो रेगुर सॉइल होती है वो कहाँ पर अवेलेबल है? डेक्कन एरिया। अब डेक्कन एरिया में भी कहाँ पे? महाराष्ट्र एंड गुजरात में अवेलेबल है। उसी तरह से अगर आपको पूछा जाए तंबाकू कहाँ पर उगाया जाता है, तो तंबाकू आंध्रा साइड में थोड़ा सा ज्यादा उगाया जाता है। और अगर बहुत ही ज्यादा पूछ लिया कि किस तरह की रॉक ने सॉइल की जरूरत है चाय उगाने के लिए, तो असम में, वेस्ट बंगाल में जो हमारी चाय उगाई जाती है, टी, तो उसके लिए एसिडिक सॉइल की जरूरत होती है, ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है। तो वो हमें कहाँ मिलता है? हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या है कि हम रागी जो है वो ड्राई लैंड में फार्म कर सकते हैं। अब इसका सबका आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेन सारे जितने भी क्रॉप्स है उसको किस तरह का कंडीशन चाहिए वो आपको याद करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश कमर्शियल कंपनी सेट अप देयर बेस इन इंडिया ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर एट मसूलीपट्टनम इन 1605। तो देखो 1605 के टाइम पर पहले तो सबसे पहले हमारे 1600 के टाइम पे ही सूरत में जो है कंपनी स्टैब्लिश हो चुकी थी। बट 1605 का अगर पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर है डच। तो देखो ये किस तरह से आए थे, फॉरेनर का इन्विजन पूछा जाता है तो पहले आए थे पोर्तुगीज, देन डच, देन इंग्लिश एंड देन फ्रेंच। ओके, इस तरह से ये लोग आए थे, आपको ये याद करना होगा इसका सीक्वेंस। तो इसका राइट आंसर क्या बनता है बच्चों? डच आए थे 1605 में, इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी जो है क्या कहते हैं कंपनी स्टैब्लिश की थी। In 1853, a railway line was laid connecting Bombay with which city? तो 1853 में लॉर्ड डलहौसी के कार्यकाल में हमारे वहाँ पे पहली जो ट्रेन चली थी, पैसेंजर ट्रेन थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी? बॉम्बे से लेके ठाणे तक चली थी। पहली इलेक्ट्रिकल ट्रेन पूछा जाए तो कब? 1925, विक्टोरिया से कुर्ला चली थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और किसके कार्यकाल में चली थी पहली वाली ट्रेन? तो लॉर्ड डलहौजी। 100% क्वेश्चन बनता है, तो याद कर लेना है आपको। तो ये इसका राइट आंसर तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए ठाणे है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द ट्रैवलर मार्को पोलो हु विजिटेड इंडिया इन द 13th सेंचुरी वॉज फ्रॉम विच कंट्री? तो जो भी हमारे इंपॉर्टेंट ट्रैवलर है जैसे फाहिन, मेगास्टिन्स एंड बहुत सारे हैं, लेकिन एसएससी के कुछ फेवरेट है। जैसे फाहिन के बारे में वो पूछ ही लेता है, हर दूसरे शिफ्ट में पूछ लेता है कि फाहिन जो है वो किस देश से आया था या फिर किसके कार्यकाल में आया था। और एक पूछता है निकोलो कोंटी जो था वो साउथ इंडिया में आया था, कृष्णदेव राय के टाइम पर आया था, ठीक है। तो निकोलो कोंटी कब आया था ये पूछ लेता है। और अभी तो उन्होंने मार्को पोलो का पूछा है, तो मार्को पोलो जो है वो कहाँ से आया था? तो मार्को पोलो जो है वो इटली से आया था। और सारे क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो गया इटली। और एक पूछता है इब्ने बतूता किस देश से आया था? तो इब्ने बतूता का याद रखना बच्चों, वो जो है वो मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। 100% ये क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। Next question, the fundamental right to move freely throughout the territory of India is which type of या what type of right? देखो पॉलिटी से 3 से 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मेहरबान हो चुका अगर आपका एग्जामिनर, तो 5 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछ ही लेगा या फिर इंटरलिंक करके एक कोई क्वेश्चन बना देगा। तो 4 क्वेश्चन आप जो है आपके दिमाग में रखिए कि 4 क्वेश्चन मुझे पॉलिटी से आएंगे ही। तो मैं जैसे ही आपका जो टेक्निकल पार्ट खत्म होता है, पॉलिटी का आपको बुक ले लेना या फिर मेरे पीडीएफ से पॉलिटी पूरा रिवाइज कर लेना आपको, ठीक है। तो द फंडामेंटल राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज विच टाइप ऑफ राइट? तो ये है राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम, ठीक है। कोई भी इसको राइट टू इक्वालिटी मत क्लिक करके आना, नहीं ये नहीं है। राइट टू इक्वालिटी तो अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन आपको घूमने की आज़ादी, तो ये किस में आता है? आपका पर्सनल फ्रीडम है, आपको एक फ्रीडम दिया जाता है देश के द्वारा। लिबर्टी का आपको एक जो लिबर्टी मतलब एक्सप्रेस करने की चीज़ है, तो ये आपको दी जाती है, ठीक है। ये भी अल्टीमेटली फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट आपको याद करने हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। मुझे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक कल मैं अच्छे से इसको बता दूंगी, क्योंकि देखो सर्दी से थोड़ा सा मुझे बार बार मुझे पॉज भी करना पड़ रहा है, माफ करना उसके लिए मुझे, लेकिन थोड़ा बात करने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। उतना तो आप प्लीज हैंडल कर लेना।
जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 क्या बताता है, फंडामेंटल राइट बताता है। 35 अब 36 से लेके 51 तक क्या बताता है, हमारे फंडामेंटल जो डीपीएसपीज है, डीपीएसपीज हमने कहाँ से ली है, आयरलैंड से लिए है। आर्टिकल जो 51A है वो क्या बताते हैं, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज बताते हैं। 51A फंडामेंटल ड्यूटीज, कितने टाइप के फंडामेंटल ड्यूटीज है, कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। सबसे लास्ट वाली जो ड्यूटी है 11th नंबर की, वो कब ऐड हुई थी, 2002 में ऐड हुई थी। कहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज बोरो किए हैं, हमने यूएसएसआर से किए हैं, यूनियन सोवियत संघ, ऐसे जो रीजन है, रशिया बोल सकते हो आपको, आप उसको यूएसएसआर। और जैसे मैंने डीपीएसपी कहा, डीपीएसपी का मैंने बताया नहीं, डीपीएसपी जो है वो कहाँ से बोरो किए हमने, आयरलैंड से बोरो किया है। और सारी चीजें जैसे कॉन्करेंट लिस्ट हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट आर द पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। तो देखो यूनियन लिस्ट पार्ट मतलब सेंट्रल के जो भी काम होते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट जो हैंडल करती है वो सारे के सारे यूनियन लिस्ट में आते हैं। स्टेट लिस्ट होती है और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली है हमने, ऑस्ट्रेलिया से ली है। जो लिस्ट होती है, जैसे देखो यूनियन के मामले में स्टेट दखलंदाजी नहीं करेगा, स्टेट के मामले में यूनियन दखलंदाजी नहीं करेगा, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जिसपे सबका हक होता है, स्टेट का भी हक होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हक होता है। वो सारी चीज़ें कहाँ आती है, कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। कॉन्करेंट लिस्ट में जैसे कि एजुकेशन, अब एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल का तो नहीं हो सकता या सिर्फ और सिर्फ स्टेट का तो नहीं हो सकता, एजुकेशन तो सबके लिए समान होता है, तो इसीलिए ये चीज़ कहाँ आती है, कॉन्करेंट लिस्ट में। वैसे ही जैसे इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट आप नहीं बोल सकते ना सेंट्रल गवर्नमेंट की सारा इन्वायरमेंट मेरा है या ये मेरी टेरिटरी है तो ये सब कुछ मेरा है, नहीं ऐसे नहीं होता है ना। स्टेट बोल सकता है कि यहाँ पर मेरी लैंग्वेज बोली जाती है, यहाँ मेरे लोग हैं तो ये पूरा मेरा है, नहीं। तो ये कहाँ चल जाती है चीज़ें, कॉन्करेंट लिस्ट में चल जाती है। जैसे 96 टॉपिक्स है यूनियन लिस्ट में, सबसे ज़्यादा टॉपिक्स कहाँ पर है या सबसे ज़्यादा पॉइंट्स, तो वो है यूनियन लिस्ट में। आगे हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि कौन सा जो सब्जेक्ट है वो यूनियन लिस्ट में पाया जाता है। तो देखो बैंकिंग जो है वो यूनियन लिस्ट में पाया जाता है। सारी की सारी जो बैंक्स है हाल फिलहाल जो बहुत ही ज़्यादा दिवाला निकल चुका है बैंक्स का, तो देखना सेंट्रल गवर्नमेंट ही आगे बढ़ चढ़ कर वो जो भी दिवाला निकल चुका है, जैसे देना बैंक हो गया, विजया बैंक हो गया, तो इन सबको एक बड़ी बैंक में मर्ज कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर अब स्टेट का भी होता है, या फिर कह सकते हो आप ये कॉन्करेंट में भी आ सकता है, ठीक है, काइंड ऑफ थिंग। पुलिस, अब पुलिस देखो, आप पुलिस समझ कैसे मत बोलना कि मैम ये स्टेट के सेंट्रल के सब दोनों के भी हो सकते हैं तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगे, नहीं। पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, इसीलिए हर स्टेट के पुलिसमैन का देखना आप लोग, उनका यूनिफॉर्म अलग होता है ना। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता तो सबके लिए यूनिफॉर्म सेम होते, सबके लिए हर चीज सेम होती, बट नहीं, पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट में आती है, ओके। पब्लिक हेल्थ, अब पब्लिक हेल्थ का किस चीज में आएगी या किस लिस्ट में आएगी, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आएगी, क्योंकि पब्लिक हेल्थ तो पब्लिक हेल्थ है, अल्टीमेटली दोनों की जिम्मेदारी है हम लोग, लाइक स्टेट भी हमारी जिम्मेदारी उठाएगा और सेंट्रल भी, ठीक है, इस तरह से। Who among the following is a professional badminton single player from India। तो जो हमारे बैडमिंटन के कौन सा प्लेयर है वो पूछ रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन मेरा ऐड करने का बस यही मकसद है कि अपकमिंग जितने भी अच्छे अच्छे गेम्स चल रहे हैं जहाँ पर हमारे इंडियन जो भी प्लेयर है उभर कर आए हैं, जिनको कोई भी प्राइज मिला हो, उनका आपको नाम याद करना है और वो कौन से गेम से एसोसिएटेड है वो आपको याद रखना है। जैसे आप देखो, आपको सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस, पंकज अडवाणी, साइना नेहवाल, तो कोई गलती से सानिया मिर्जा ना कर देना, क्योंकि देखो इन्होंने पूछा है बैडमिंटन, तो बैडमिंटन है हमारी सानिया नेहवाल जी। और सानिया नेहवाल जी का भी उनके ऑटोबायोग्राफी पर एक न्यू बुक नहीं, एक्चुअली न्यू मूवी रिलीज होने वाली है, तो 100% इनके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, याद कर लेना है आपको, ठीक है।
जो पंकज अडवाणी जी है ये बिलियर्ड से रिलेटेड है। बिलियर्ड जो गेम होता है, बैंगलोर में रहते हैं, ये बैंगलोर बेस है और वहीं के है, एक्चुअली कर्नाटका की है। तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। फेमस बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, हम सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान देते हैं और एग्जामिनर जो है गूगली फेंक देता है और दूसरा ही गेम का पूछ लेता है। इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको कि आपको ये याद करना है बच्चों, ठीक है। अभी थोड़ी लंबी चल गई वीडियो, कल से मैं बस 10 से 15 मिनट की वीडियो करूंगी। आज मुझे सब कुछ आपको बताना था, इसलिए थोड़ा लंबा चल गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते क्या है। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग पोएट रोट द बुक ऑफ पोएम मधुशाला। तो मधुशाला जो है वो बुक, जो कविताओं का संग्रह है, वो किसने लिखा है ये पूछा गया है। तो ये लिखा है, देखो, हरिवंश राय बच्चन जी ने। अभी हाल फिलहाल जब एनटीपीसी की एग्जाम हुई तो एनटीपीसी के एग्जाम में इन्होंने जो हमारे मुंशी प्रेमचंद जी है उनका रियल नेम पूछा है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जो भी फेमस पर्सनालिटी है उनके बुक्स आपको याद करना है। कहाँ मिलेंगे, गूगल कर लो, अदरवाइज वेट फॉर माई पीडीएफ, हम पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर देंगे। जितने भी क्या हो रहा है ना, हम अभी फिलहाल इसलिए इतना टाइम दे रहे क्योंकि हमने जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो नवंबर में एग्जाम होगी 2021 में, उसको हमने दिमाग में रखा है। हम चाहते हैं कि अगर आप एक बार हमारा बुक या हमारा जीके का कोई भी पेड कोर्स परचेज करते हो तो आपको कभी भी कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। इकट्ठा एक बार कर लिया, दैट्स इट। आप वो फिर सीईटी के लिए यूज कर लो या फिर अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स है उसके लिए यूज कर लो। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वेट कर लेना बस बच्चों, ठीक है। हम आपके लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, हरिवंश राय बच्चन। ओके, आज के क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ये सीरीज डेली चलेगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। बस थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए, बट अभी मैं अच्छा फील कर रही हूँ। तो मैं कल से आपको एसएससी जेई की, बस मुझे इतना बता देना कि क्या हम असेंडिंग ऑर्डर में करें या हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।